हार्ट अटैक के बाद क्या टाइम की कोई इम्पोर्टेंस है? टाइम इज मसल, तो जितना जल्दी हम आएंगे उतना हम अपने मसल को सेव कर पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज हमारे इंस्टीट्यूशन और हमारे नेटवर्क में होती हैं। कि क्या मेरी बीमारी अब मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है, अब मुझे कोई दिल का मर्ज़ होगा या नहीं, दोबारा अटैक तो नहीं होगा? जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे बीमारी की उम्र भी बढ़ती है। क्या आपको वक्त की अहमियत का अंदाज़ा है? ख़ास तौर पे जब हार्ट अटैक आया हो तो आपको पता है कि अस्पताल कितनी देर में पहुंचना है? एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होती क्या है? इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो देखना ना भूलिए कनेक्टिंग हार्ट्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कनेक्टिंग हार्ट्स। ये प्रोग्राम कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसकी तकमील में हमारे साथ ताउन किया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ NICVD ने। नाज़रीन, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी ये वो दो अल्फाज हैं जिनका नाम आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन क्या आपको इसका मतलब पता है? ये होता क्या है, किन अफराद को इसकी ज़रूरत पड़ती है, टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है हार्ट अटैक के वक्त, और उसके अलावा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में क्या फ़र्क होता है? ये कुछ बहुत ज़रूरी सवालात हैं जिस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकबर सयाल साहब, जो कि हैं प्रोफेसर ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ SICVD। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होती क्या है? सबसे पहले हम अपने नाज़रीन को ये बता देंगे। जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया अपने इस पॉडकास्ट में। और ये जो बेसिक सवाल आपने किया है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के हवाले से। तो बेसिकली ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसमें दहाइयाँ पहले ये एक नया प्रोसीजर मुतारफ़ कराया गया था जिसको कोरोनरी एंजियोग्राम कहते हैं। इस टेस्ट की वजह से पूरी पोजीशन कोरोनरी आर्टरीज़ की ब्लॉकेज की खुल के सामने आ जाती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि अंदर कितनी ब्लॉकेजेस हैं। और ब्लॉकेजेस का ये हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसकी फौरी तौर पे एंजियोप्लास्टी या सर्जरी करनी चाहिए। कुछ ब्लॉकेजेस वक्त के साथ सब में आती जाती हैं, और जब वो कुछ ऐसी जगहों पे होती हैं और पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, उनको तकलीफ़ होती है, तो फिर उसका जो इलाज किया जाता है उसी तरीके से वो एंजियोप्लास्टी है। तो एंजियोग्राफी एक टेस्ट है और एंजियोप्लास्टी समझें कि उसका इलाज है। ठीक है। सर, आपने काफ़ी डिटेल में बहुत अच्छा ये एक्सप्लेन किया एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बारे में। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हार्ट अटैक के वक्त एंजियोग्राफी या उसके अलावा एंजियोग्राफी, इसमें कोई फ़र्क है या दोनों एक ही चीज़ हैं? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एंजियोग्राफी जब शुरू में पेशेंट्स की जाती थी कोई 60-70 साल पहले, तो उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ये टेस्ट था जो देखा जाता था कि कहाँ डिज़ीज़ है और पेशेंट को सर्जरी के लिए भेजा जाता था। उसके बाद फिर एंजियोप्लास्टी की ईजाद हुई या ईजाद हुई और लोगों ने इसको प्रोसीजर से इसका इलाज करना शुरू किया। और वो इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी इसको कहते हैं, जिसमें मरीज़ को लेके जाते हैं, आप पहले उसकी एंजियोग्राफी करते हैं, फिर उसका पूरा केस डिस्कस करते हैं और एक स्ट्रेटेजी प्लान बना के पेशेंट को ले जाके उसका इलाज करते हैं। उसके बाद कुछ दहाइयाँ बाद ये डिस्कवर हुआ कि अगर हार्ट अटैक के दौरान एंजियोप्लास्टी की जाए, जो कि पहले एक इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेज या थ्रोम्बोलाइटिक्स लगाए जाते थे जिसका सक्सेस रेट कोई 50-60% था, और इवन 40-50% अनसक्सेसफुल रिपरफ्यूजन होती थी उस इंजेक्शन के बाद। तो फिर ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी इस प्रोसीजर को कहते हैं कि हार्ट अटैक के दौरान एंजियोप्लास्टी करके उस ब्लॉकेज का ख़ात्मा किया जाए। और ये अब पूरी दुनिया में जदीद इलाज है हार्ट अटैक का, जो पिछली एक दहाई से यहाँ हम NICVD में करते हैं। और ये भी एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज़ हमारे इंस्टीट्यूशन और हमारे नेटवर्क में होती हैं। और ये इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी से प्राइमरी एंजियोप्लास्टी इस तरह से मुख्तलिफ है।
सर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आपकी बात से एक सवाल मेरे जहन में आया कि जैसे आपने हार्ट अटैक के बाद वक्त की बात की, तो क्या हार्ट अटैक के बाद एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करने में वक्त की कोई इम्पोर्टेंस है? कोई ऐसा गोल्डन टाइम पीरियड होता है जिसमें मरीज़ को पहुंच जाना चाहिए अस्पताल और एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए? जी बिल्कुल, ये जिस तरह हार्ट अटैक है पूरा डिपेंडेंट है टाइम पे, और रीज़न हम इसको मेडिकल टर्म में कहते हैं टाइम इज़ मसल। क्यों कहते हैं कि अगर आप समझें कि कोई शरीयान बंद होना शुरू होती है और वो कंप्लीट ऑक्लूड हो जाती है, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है सेल्स को, और सेल में एक कैपेसिटी है 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे वो सर्वाइव कर जाता है। अगर उसी दौरान को हमने फोकस करके उस आर्टरी को ओपन कर दिया तो हम डैमेज को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर किसी अनफॉर्चुनेट पेशेंट में वो 24 घंटे तक शरीयान नहीं खुली तो उस पूरे एरिया का नेक्रोसिस हो जाता है, और नेक्रोसिस अगर मैं आम ज़बान में कहूँ तो वो इरिवर्सिबल चेंज आ जाता है उस मसल में कि जो दोबारा रिवाइव या ज़िंदा नहीं हो सकती, तो फिर वो लाइफ लॉन्ग वो हिस्सा दिल का नाकारा हो जाता है। तो इसलिए टाइम की बहुत इम्पोर्टेंस है, और आपके तवज्जुह से मैं सबको बताना चाहूँगा कि जैसे ही ये प्रॉब्लम हो तो आप फ़ौरन हॉस्पिटल में रुजू करें। हमारे नेटवर्क में क्योंकि चेस्ट पेन यूनिट्स भी हैं और अक्रॉस द सिंध 29 चेस्ट पेन यूनिट्स हैं, तो आप वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ आप क्यू से बच जाते हैं, और वहाँ डॉक्टर आइडेंटिफाई करके आपको करीबी हॉस्पिटल भेजता है जहाँ पे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो सकती है। तो हम अगर सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे और डॉक्टर की बात तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान हो जाता है। सर आपने बड़ी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपने जो है वो वक्त की इम्पोर्टेंस को यहाँ पे हाईलाइट किया है। वैसे ही टाइम इज़ मनी एंड टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन यहाँ आपने बड़ा अच्छा इसको हाईलाइट किया कि टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है। एक बस सर आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगी, अक्सर मरीज़ जो हमारे पास से डिस्चार्ज होते हैं जिनकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है, तो उनका ये सवाल होता है हमसे कि क्या एंजियोप्लास्टी करवाने के बाद हमारी दिल की बीमारी अब ख़त्म हो गई, हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अब कोई बीमारी नहीं है, अब कोई ख़तरा नहीं है? इस पे थोड़ा सा कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे आपके, इसका कोई जवाब है इस सवाल का? जी, मेरे पास जब मरीज़ आते हैं तो मैं ज़ाहिर उनको ये कहता हूँ कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे बीमारी की उम्र भी बढ़ती है। स्पेशली जो NCDs होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, जिसमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। तो ये क्या होता है कि अगर कोई 40 साल का है तो या तो वो डिज़ीज़ होगी नहीं, या अगर होगी तो इतनी इंटेंसिटी से नहीं होगी। वही आदमी जब 65 साल का होता है तो या तो उसमें डिज़ीज़ होगी या तेज़ी से प्रोग्रेस करेगी। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी वक्त के साथ बढ़ती जाती है। ये जितनी चीज़ें करते हैं, आपने सिर्फ एंजियोप्लास्टी की बात की, मैं कहूँगा मेडिसिन, सर्जरी और एंजियोप्लास्टी, तीनों चीज़ें उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, ना कि बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंकती हैं। तो इसमें क्लिनिशियन और हम जो काउंसलर हैं, हमारा रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पेशेंट को समझाएं कि बीमारी ने आपके साथ रहना है। हमारी कामयाबी इसमें है कि हम मेडिसिन, एंजियोप्लास्टी या सर्जरी से इसको कंट्रोल कर पाएँ, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम कर पाते हैं, बशर्ते कि मरीज़ का ताउन हो, मेडिसिन की कंप्लायंस हो और बाकी चीज़ें जो डॉक्टर उनको उनको फ्यूचर डायरेक्शन देता जाए तो हम कामयाब हो जाते हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ तब होती है जब मरीज़ दवाइयाँ छोड़ देते हैं, स्मोकिंग रीस्टार्ट कर देते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, अपना वेट बढ़ा देते हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है इसको ट्रीट करने में। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़े नाजुक मसले के ऊपर इतनी आसान अल्फाज में बात की और इतने सारे सवालों के इतने अच्छे हमें जवाब दिए। उम्मीद करते हैं नाजरीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम के हवाले से कोई सवाल आपके जहन में है तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।